न्यूनतम पहुंच की दूरी। होगा क्या कि जब एक आवेश को दूसरे की तरफ भेजा जाता है तो समान प्रकृति के आवेश हैं तो एक दूसरे को खींचते रहते और अंत में दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और टकराने के बाद में बीच की दूरी, मैंने बोला है विपरीत नहीं बोला, मैंने समान बोला, मैंने वापस बोल देता हूं। तो जब दो विपरीत आवेशों को फेंका जाता है तो एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं और बीच की दूरी कम होती होती 0 हो जाती है। लेकिन समान प्रकृति के आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो एक लिमिट तक वो पास आएंगे और उसके बाद में और पास से नहीं आ पाएंगे। जो न्यूनतम से न्यूनतम बीच की कितनी दूरी हो सकती है वही कहलाती है न्यूनतम पहुंच की दूरी या फिर न्यूनतम दूरी बोल देते हैं। पर कैसे होता है ये देख, तो ये एक आवेश है और ये दूसरा आवेश है। मान लीजिए ये यहाँ पे फिक्स कर रखा अपन और इसको मैंने भेजा कितने वेग से, v वेग से। कहां से, अनंत से भेजा। अनंत इसलिए ले रहे हैं कि पहले किसी टाइप की आपस में स्थिति ऊर्जा नहीं थी। अब बलों के बारे में बात करते हैं, बलों के रूप में चर्चा करते हैं। ये तो यहाँ पे फिक्स रहेगा, जैसे ही इसके नजदीक आता है तो इस पे बल लेफ्ट साइड में लगेगा और इस पे राइट में। ये तो यहाँ से जाने वाला है नहीं, लेकिन ये लेफ्ट में लग रहा है तो धीमा हो जाएगा। धीमा हो जाएगा तो इसकी चाल कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती गई। माना कि यहाँ पे पहुंचते पहुंचते चाल उसकी 0 होगी। अब ये लौट के वापस चला जाएगा और यही दूरी क्या कहलाएगी, न्यूनतम दूरी। और आपसे न्यूनतम दूरी पूछी जाती है। ये तो बलों के प्रभाव में। यदि ऊर्जाओं के बारे में बात करूं तो पहले इस के पास कौन सी ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा थी, और यहाँ पे जाके गतिज ऊर्जा 0 होगी। तो ऊर्जा तो संरक्षित रहती है, तो पहले वाली गतिज ऊर्जा किस में चलेगी, स्थितिज ऊर्जा की। तो पहले की गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी किसके, स्थितिज ऊर्जा। तो के क्यू बाई बीच की, तो आर मिनिमम कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई काइनेटिक एनर्जी। चाहो तो आप इसके वैल्यू रख दीजिएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये आर मिनिमम, तो कह सकते हो कि आर मिनिमम जो होगी गतिज ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती या फिर वेग के स्क्वायर के व्युत्क्रम। अब गतिज ऊर्जा जितनी ज्यादा दोगे न्यूनतम दूरी उतनी कम होती जाएगी। मान लीजिए पहले किसी कण को v चार्ज से फेंका और न्यूनतम दूरी है r0, और उसी कण को आप 2v चार्ज से फेंका तो न्यूनतम दूरी कितनी होगी, r0 बाई 4 हो जाएंगे। तो इसी टाइप के सवाल बनते रहते हैं। एक तो समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती और दूसरे यही की दूरी पहले ये थी अब ये होगी। ये तो तब थी जब ये किस में था, विराम में। लेकिन दोनों आवेश गति करने लग जाए तब क्या, तो मैंने इस आवेश को फेंका Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। पहले काफी दूर है एक दूसरे से और ये यहाँ पे रेस्ट में भी था और इसको अनंत से किसी चार्ज से फेंका जाता है मान लीजिए। अब बलों के रूप में बात करते हैं। जैसे ही ये कण क्या करेगा, राइट साइड में जाएगा तो इन दोनों पे क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। ये क्या होगा, धीमा होगा और ये राइट साइड में जाना स्टार्ट कर देगा। इसका वेग बढ़ेगा और इसका वेग कम होगा। तो Q2 का वेग बढ़ने लग जाएगा और Q1 का वेग कम होने लग जाएगा। जस्ट लाइक कोलिजन, टक्करों की तरह हो रहा है। ऐसा लगेगा कि आपस में टक्कर होने जा रही। तो अब इसका वेग धीमा होता जाएगा और इसका वेग तेज होता जाएगा। जब तक इसका वेग ज्यादा रहेगा दोनों के बीच की दूरी घटेगी या बढ़ेगी, क्या होगी, कम होगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों का वेग बराबर आएगा। उसके बाद भी ये तो कम होता जा रहा है और ये वाला, तो Q2 का वेग ज्यादा, और Q2 का वेग जैसे ही ज्यादा हुआ दोनों के बीच की दूरी बढ़ने लग जाएगी। तुम चाह रहे हो कि न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी कब होगी, जब दोनों का वेग बराबर। तो यहीं से कहानी चालू होगी। जब दोनों कण मुक्त हो तो दोनों के बीच की दूरी न्यूनतम तब मिलेगी जब दोनों समान वेग से गति करना प्रारंभ कर दें। तो ये ऐसा होने लग जाएगा। ये वाला जा रहा होगा मान लीजिए कॉमन वेलोसिटी vc से और ये भी जा रहा है vc से, और अब ये दूरी जो होगी वो r मिनिमम। ऊर्जा संरक्षण की बात करूं, पहले किसी टाइप की स्थिति तो है नहीं, गति जरूर थी पहले वाले के पास। मान लीजिए हाफ m1 u स्क्वायर, इसका वेग 0 था
बाद में दोनों ही गति कर रहे हैं तो हाफ m1 vc स्क्वायर हाफ m2 vc स्क्वायर। और स्थितिज की बात करूं तो k q1 q2 बाई r मिनिमम। अब बताओ कितने यहाँ पे वेरिएबल मिल गए, एक तो vc और एक r। एक समीकरण और चाहिए, वो समीकरण कहाँ से आएगी? आपस में मुक्त छोड़ रखा है तो इस बाहर से इस निकाय पे कोई भी बल काम है 1 2 पे लगा रहा और 2, तो परिणामी बल कितना बाहर से 0। तो बाहर से परिणामी बल 0 है तो निकाय का संवेग संरक्षित रहेगा। संरक्षित रहेगा तो अपन कह देंगे m1 u इसका 0 और बाद में m1 प्लस m2 इंटू, तो vc कितना जाएगा बस। आप vc की वैल्यू रखते ही कौन आ जाएगा r में। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, यदि आप कैलकुलेशन में चले जाएंगे तो फिर उसी में अटक जाएंगे। आपको क्या क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल आता है तो एक तो आप संवेग संरक्षण लगाएंगे और एक ऊर्जा संरक्षण। अब आता है कि ऊपर वाले में संवेग संरक्षण क्यों नहीं लगाया। यदि इस निकाय की बात करते हो तो इस निकाय पे इससे बाहर कोई बल लगा रहा है क्या? यहाँ लगाएगा। ये रस्सी जो बांध रखा है ये क्या करेगा बाहर से, क्योंकि आवेश तो गति करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये रस्सी गति करने नहीं दे रही, तो बाहर से बल आ गया, निकाय पे बाह्य बल आ गया तो निकाय का संवेग संरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन इस वाले के अंदर दोनों मुक्त है तो निकाय का संवेग ही संरक्षित। ठीक है। उस वाले में न्यूनतम दूरी कब मिली, जब एक कण तो रुका हुआ था दूसरा भी रुक गया। और इस वाले में कब मिली, जब दोनों समान। क्या मैं ऐसे कह दूं दोनों में सापेक्ष रूप से विराम में आए? इसमें भी देखो इसके सापेक्ष से विराम में है और इसमें भी विराम में। क्यों? क्योंकि दोनों का वेग समान है तो एक दूसरे के सापेक्ष वेग 0 आ जाएगा। एक कंडीशन और बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में यदि चाहे तो। ये मान लीजिए कण है पॉजिटिव। अब तक अपन क्या कर रहे थे, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश भेज रहे थे, बट अब मैं ऐसे भेजता हूं इसको। तो ये Q, M है, इसको U चार्ज से भेजा, माना कि दूरी B है। इसको क्या कहते हैं अपने? संघटे प्राचल कहते हैं, बिल्कुल। अब इसको यहां से भेजा तो ये कण ऐसे जाना चाहेगा लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये प्रतिकर्षित करेगा तो धीरे 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 ये विचलित हो जाएगा। आपसे पूछा जाए न्यूनतम दूरी कब होगी तो इसके ऊपर अविलंब डाल देंगे और यही न्यूनतम दूरी। अब मान लो वैसे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा ये, बट फिर भी आपको करना पड़े तो कॉन्सेप्ट एटलीस्ट पता हो ही हो। तो बताओ क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? देखो ये फिक्स है, इसका मतलब रेखीय संवेग संरक्षण तो नहीं लगेगा। चलो ऊर्जा संरक्षण लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले गतिज ऊर्जा हाफ m u स्क्वायर, इसकी कोई गति थी नहीं, अनंत दूरी पे तो स्थिति थी नहीं। बाद में यहाँ पे पहुंचा तो इसकी गति हाफ m v स्क्वायर। स्थितिज की बात करें k q बाई। अब आपके पास ना तो वेग पता और ना ही आर मिनिमम। आर मिनिमम चलो निकालना है तो वेग तो पता होना ही चाहिए, तो एक समीकरण और चाहिए, वो कहां से लाओगे? रेखीय संवेग नहीं लग पा रहा है क्योंकि बाह्य बल 0 नहीं है। क्या मैं कोणीय संवेग संरक्षण लगा सकता हूं इसके सापेक्ष? कोणीय संवेग संरक्षण कब लगता है? जब और बल आघूर्ण निकालने का बल गुणा घूर्णक से लंबवत दूरी। कुछ भी हो जाए इन दोनों के बीच में लगने वाला बल हमेशा इससे तो पास होगा ही होगा, क्योंकि बल कैसा होता है? केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय तो इससे गुजरेगा ही, चाहे कहीं पे भी कण हो, हमेशा इसी से गुजरेगा। और जब बल उसी रेखा से गुजरने लग जाए, उसी बिंदु से गुजरने लगे, बल आघूर्ण 0। क्यों? लंबवत दूरी 0, तो इसके सापेक्ष हमेशा बल आघूर्ण 0 लगेगा। तो कोणीय संवेग संरक्षण लगाना है तो पहले होगा m u b। क्यों? कोणीय संवेग कैसे लगाते हैं? m v r, तो m और v तो हो जाएगा और इससे लंबवत दूरी इंटू लंबवत दूरी कितनी? v। जब यहाँ पहुंचेगा तो
एम वी और लंब दूरी समझ ही गए होंगे। वेग की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या जाएगा, आर मिनी। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं। 3 तरीके बताए मैंने। एक तरीका ये, एक रोका हुआ है और दूसरे को उसी को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश भेजा जाता है, तो न्यूनतम दूरी तब होगी जब वो दूसरा भी रुक जाए। दूसरा केस तब हो सकता है जब दोनों को मुक्त छोड़ रखा है, और न्यूनतम दूरी तब होगी जब समान वेग से गति। तीसरा है कि एक को रोक रखा है लेकिन अब की बार संगत प्राचल 0 नहीं है, मतलब मिलाने वाली रेखा के अनुदिश नहीं फेंका जाता, तो ऐसे केस में वो डेविएट होगा, विचलित होगा। ऋणावेश होगा तो वो कुछ ऐसे जाएगा और धनावेश है तो ऐसे चला जाएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोणीय संवेग संरक्षण। अब चाहे मैं बता भी दूंगा तो अभी रिजल्ट तो याद नहीं होने इनकी, ठीक है। तो आपको रिजल्ट के नाम पे यदि सवाल बनता है तो सबसे ज्यादा यही बनता है, और ये भी इसलिए क्योंकि ये एटम वाले चैप्टर में रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में आपको सवाल बनेगा। क्यों, वो क्या करता है, अल्फा को फेंकता है और अल्फा विचलित होके वापस आ जाता है। शायद केमिस्ट्री में आपके आए भी होंगे ऐसे सवाल कि न्यूनतम पहुंच की दूरी, मुझे नहीं पता क्या लैंग्वेज से आया वहां पे, बट आता है कि न्यूनतम से न्यूनतम दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है। कोई सवाल बनते रहते हैं, फिजिक्स में तो पक्का देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो ये था। अब इसके अलावा द्विध्रुव को बाह्य क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, अपन ऊर्जाओं वगैरह की बात करी थी, तो द्विध्रुव को बाह्य क्षेत्र में रखेंगे तो उसकी भी तो एक ऊर्जा होगी, तो उस ऊर्जा के बारे में देखते हैं। ये हेडिंग आपके पास ठीक है, एनसीईआरटी की हेडिंग है, तो आपके सवाल बनेंगे। तो आराम से देखो जरा, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है। समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पे लगने वाला बल है सदैव या कभी कभी सदैव 0 होगा। बात तो बल आघूर्ण की तो हो भी सकता है, और बल आघूर्ण का फॉर्मूला कितना होता है, पी साइन थीटा होता है। माना कि पहले ये θ1 कोण पे था और इसको मैंने घुमा के कहा ले जाना है θ2 कोण पे। तो कौन सी गति करवाई है मैंने यहाँ पे, स्त्रांतीय या घूर्णन, घूर्णन गति कराई है। तो घूर्णन गति करवाई है तो कार्य निकालने का तरीका ऐसा ही निकालते हैं। स्थानांतरित गति होता तो एफ डॉट एस करते। चलिए बल आघूर्ण बता दो जरा, पी साइन थीटा। कहां से कहां घुमाना है, θ1 से θ2। पी तो हमेशा फिक्स ही रहेगा क्योंकि पी तो द्विध्रुव है और विद्युत क्षेत्र कैसा है, समरूप है। चलिएगा साइन थीटा का समाकलन करना पड़ेगा, माइनस कॉस माइनस लिमिट लगा दूं कहां से, θ1 से θ2। ठीक है, पीई बराबर माइनस कॉस θ2 और माइनस माइनस प्लस कॉस θ। तो ये घुमाने में किया गया कार्य पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये काम कौन कर रहा है भाई, ये कारक कर रहा है। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो लाने की कोशिश कर रहा है इधर। देखो विद्युत क्षेत्र के इस बारे में सोचें, विद्युत क्षेत्र बल आघूर्ण ऐसे लगाएगा और विस्थापन ऐसे देंगे, दोनों के बीच में कौन 180 डिग्री। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आता माइनस, और फाइनली भी क्या दिखेगा माइनस। तो अपन क्या करें, किसी द्विध्रुव को धीमे धीमे घुमाने में, वरना तो आप धीमे धीमे नहीं घुमाते तो बल आघूर्ण पी साइन थीटा नहीं ले सकते। ऐसा क्यों, सोचो जरा। देखो मैंने कार्य किया किसका, बाह्य का, जबकि पी साइन थीटा कौन लगाता है, विद्युत क्षेत्र लगाता। तो मैंने बाह्य वाले को विद्युत क्षेत्र के बराबर क्यों ले लिया बल आघूर्ण को, क्योंकि मैं इतना धीमे ले जा रहा हूं कि नेट बल हमेशा ही उस पे, और नेट बल 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो बाह्य बल और वो दोनों बराबर रहेंगे, बस ये है कि बाह्य वाले इधर लगा रहे हैं और ले जा भी इधर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कौन 0 डिग्री। अदरवाइज इस विद्युत क्षेत्र की बात करें, ये बल ऐसे लगा रहा है और ले जा इधर रहे, तो इसका माइनस। वैसे आपको पता है कि टोटल किया गया कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और अभी आप धीमे धीमे जा रहे हैं तो 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन यदि आपसे पूछ भी लिया जाए तो माइनस कॉस θ1 माइनस से कॉस θ2। शायद से समझ आ गई होगी कि ये माइनस लिखा मिलेगा आपको कई बार, तो बार बार नोट लिखा होता है कि विद्युत क्षेत्र का कार्य क्या होगा इसका
माइनस होगा, इसके पहले क्या लगा देंगे, माइनस। कारण सीधा सा है कि काइनेटिक ऊर्जा में परिवर्तन है जीरो हो रहा है, तो जो भी कार्य कर रहे हैं वो आप किस में जा रहे हैं, स्थितिज या टोटल कार्य पूछू तो जीरो, और टोटल कार्य जीरो, इसका मतलब बाह्य का कार्य और विद्युत क्षेत्र का कार्य दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। ये धीमे धीमे की कहानी थी। चलो इसको दौड़ा दिया जाता तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आता, तो आप उसको भी जोड़ देते। बस ये कॉन्सेप्चुअली करेक्ट करना है, बाकी का इतना तो कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी में तो इतने से काम निपटा रखा। तो यदि इसको दौड़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, इसका मतलब आप जो काम कर रहे हो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन प्लस गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो क्या किसी द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में θ1 कोण से θ2 तक विस्थापित करने या घुमाने में किया गया कार्य बताइए। PE cos θ1 माइनस cos θ2 हो जाए। अब आ जाती है ऊर्जा के बारे में, स्थितिज ऊर्जा। हाँ जी, उसके बारे में क्या कहोगे आप? क्या होता, धीमे धीमे लेके जा रहे हो, इसका मतलब बाह्य कार्य अंतिम माइनस है। स्थितिज ऊर्जा हमेशा एक निर्देश बिंदु या रेखा के सापेक्ष परिभाषित होती है, अदरवाइज परिभाषित कर ही नहीं पाओगे। कार्य जरूर आ चुका आपके पास, PE cos θ1 माइनस, ठीक है। अब अपने को निर्देश बिंदु मानना पड़ेगा। माना थीटा बराबर 90 डिग्री निर्देश बिंदु है और वहां पे ऊर्जा जीरो संचित करके मानते हैं। इसका मतलब θ1 को मैं 90 रख दूंगा और θ2 को थीटा रख दूंगा, तो ऊर्जा प्रारंभिक जीरो हो जाएगी और अंतिम आपको निकालनी। रखो जरा, PE cos 90 cos थीटा और U माइनस जीरो, तो U बराबर माइनस PE या फिर माइनस P डॉट E हो जाएगी। ये कब है, जब 90 डिग्री को निर्देश बिंदु मान लो। ऐसा नहीं होता तो आप ऐसे करके छोड़ देते इसे, ठीक है। तो ऊर्जा हमेशा निर्देश बिंदु के सापेक्ष परिभाषित होती है। एक चीज है जो नहीं बदलती, उनमें परिवर्तन। चाहे आपसे विभव पूछा जाए, चाहे स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए, ये दोनों ही निर्देश बिंदु के सापेक्ष परिभाषित होती हैं, लेकिन इनमें परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, निर्देश बिंदु पर निर्भर नहीं करता। आप सवाल कैसे फंसते हो, कोई दिक्कत नहीं है, PE और थीटा दे दिया जाए, बड़ी अच्छी से बता देते हो आप। दिक्कत आती है कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री पे ऊर्जा बराबर जीरो है, तो बताइए जरा 180 डिग्री पर ऊर्जा कितनी होगी। अब 180 के हिसाब से तो ऊर्जा आनी चाहिए कितनी, कितना, प्लस B, बट ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपने जो ऊर्जा 90 पे जीरो मानी है, इसने अगले ने 60 पे मानी, तो क्वेश्चन हैंडल कैसे करेंगे? वही चीज की एक चीज है जो नहीं बदलती, परिवर्तन। तो आप मार्क लगाएं कि 180 और माइनस 60 वाले का परिवर्तन, तो ऐसा कैसा, माइनस PE cos 180 और परिवर्तन माइनस PE cos 60 वाली को जीरो, तो किसकी आ जाएगी, ये कितना, PE, और ये PE बाई कितनी होगी रहा, समझ गए बात? तो ऐसा कॉन्सेप्चुअल पार्ट जब आए तब अपना ध्यान रखना आपको, क्या कि ऊर्जा जो परिभाषित होती है माइनस PE cos थीटा, ये मान के होती है कि 90 डिग्री पे आपको ऊर्जा, लेकिन वो 90 की बजाय किसी और कोण पे ऊर्जा जीरो ले रहे हो, तो आपकी ऊर्जा में भी परिवर्तन आ जाए, जैसा कि इसमें देखा। ठीक है, अब साम्य अवस्था की देख लेते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर बात करूं मैं, समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर बल हमेशा
0 होता है। बल आघूर्ण के बारे में क्या कहोगे? कुछ भी हो सकता है, तो अलग अलग कोण बताओ। 0 डिग्री पे बल आघूर्ण 0, 180 पे बल आघूर्ण, इसका मतलब दोनों ही चीजें 0 है, तो इसको क्या कहेंगे अपन? साम्य अवस्था। क्या कहेंगे? साम्य अवस्था। साम्य अवस्था प्रकार चेक करना तो वहां पे ऊर्जा चेक करनी पड़ती है। 0 पे ऊर्जा -PE और 180 पे बताओ ज्यादा कौन सी है? ऊर्जा ज्यादा होती है तो स्थायित्व है कम होता है। तो ये कैसा स्थायित्व है? स्थायी साम्य अवस्था। और ये अस्थायी। तो आप 0 डिग्री पे कहेंगे स्थायी साम्य अवस्था होती है और 180 पे अस्थायी। तो 0 पे यदि द्विध्रुव को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ोगे तो वापस 0 पे आने की कोशिश करेगा, लेकिन 180 से करोगे तो हमेशा के लिए भाग जाएगा। एक बड़ी दिक्कत करते हैं। चलो 90 डिग्री पे और बताइए मुझे क्या होगी? तो यहाँ पे वही कि एक स्थायी एक अस्थायी, तो वहां पे उदासीन पहुंचा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बल तो 0 और बल आघूर्ण यहाँ पे मैक्सिमम आएगा कितना? P। ऊर्जा 0 आ जाएगी। अब जब बल आघूर्ण 0 है ही नहीं तो साम्य अवस्था नहीं बोलेंगे इसको, तो साम्य अवस्था नहीं है। ठीक है। तो 90 डिग्री पे आपको धोखा हो सकता है, कई बार लगता है कि वहां पे शायद उदासीन होगी, बट ऐसा नहीं, क्योंकि वहां तो साम्य अवस्था थी ही नहीं। ठीक है। अब अपने पास द्विध्रुव की कुल ऊर्जा पूछ ली जाए तो सोचो कि बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव रखा हुआ अपने पास थीटा कोण पे, तो इस बाह्य के साथ जो अन्योन्य क्रिया करता है वो तो कितना? -PE। अब द्विध्रुव के अंदर खुद भी दो चार्ज हैं और कुछ दूरी पे रखे हुए, तो उनकी क्या होगी? -KQ²। ये क्या थी? तो क्या है, तो द्विध्रुव बाह्य क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया करता है और साथ के साथ खुद द्विध्रुव जो है उसके दो आवेश हैं उनकी आपस में भी अन्योन्य। हालांकि आप जो ऊर्जा की चर्चा की है एनसीईआरटी में केवल इतनी ही करते हैं, इस क्योंकि द्विध्रुव को अपन जब घुमाते हैं फिराते हैं कुछ भी करते हैं तो ये वाली ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन नहीं आता, केवल क्या बदलती है? यही बदलती है। इसलिए कार्य वगैरह में केवल यही काम आते हैं, तो वो काम ही नहीं आती, इसलिए उनको बिना चर्चा के बात बन गई। बट रियल में देखा जाए तो ये सब भी होता है। अब तक अपने पास चल रहा था समरूप समरूप समरूप, अब आ जाएगा ऐसा। तो देखो पूरे को यदि अपन कंटिन्यू करें तो पहले चैप्टर से चालू करते हैं अपन फटाफट थोड़ा सा। पहले कूलाम बल आ जाता है, उसके बाद में विद्युत क्षेत्र आ जाता है बिंदु आवेश की वजह से KQ/R² आ जाता है। फिर अपन ने वर्ताकार चाप के कारण, फिर एक सीमित लंबाई के तार के कारण, फिर वलय की X के ऊपर विद्युत क्षेत्र क्या होगी, फिर चालक गोले की वजह से, अचालक गोले की वजह से इस टाइप के विद्युत क्षेत्र के, और एक बड़ी पट्टिका की वजह से विद्युत क्षेत्र। ठीक। इनमें से समरूप विद्युत क्षेत्र केवल एक ही बना रहा था, वो कौन? अनंत लंबाई की पट्टिका बना रही थी। फिर अपन आते हैं विभव पे, तो बिंदुवत आवेश के कारण विभव -KQ/R होता है। इसी के साथ विभव और भी आए, सॉरी माइनस नहीं, +KQ/R होता है। फिर इसी के साथ विभव और भी आए, वर्ताकार चाप के कारण, वलय के कारण X पर, ठीक है, और अचालक और चालक गोले के कारण है। एक द्विध्रुव भी आया बीच में, तो द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, फिर उसी के साथ द्विध्रुव कारण X पर और निरक्ष पर और R थीटा पर विद्युत क्षेत्र, X पर निरक्ष पर और R थीटा पे विद्युत विभव की बात थी। फिर द्विध्रुव को मैंने विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा, समरूप में रखा तो बल तो 0, लेकिन बल आघूर्ण कुछ भी हो सकता है। फिर अपन ने अभी वहां तक पहुंचते पहुंचते अब अपन कहेंगे कि असमरूप में रखने पे मैंने लाइन बताई थी कि बल और बल आघूर्ण दोनों ही शून्य अशून्य, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। बस उस कहानी को लाइनों में निपटाया था। अब अपन देखते हैं कि मैथमेटिकली क्या होने वाला है।
तो द्विध्रुव को असमरूप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे अपन। तो बल देखो क्या होता है, माइनस du बाई dr, और u को आपने लिखा माइनस p डॉट। जैसे मैं लिखूंगा माइनस माइनस एक तो प्लस हो गया, P आपका द्विध्रुव हमेशा फिक्स ही रहेगा, और ये dE बाई, ठीक है। आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र परिवर्ती है तो इसका अवकलन कुछ ना कुछ तो आएगा, यही समरूप होता तो इसका अवकलन 0 और बल क्या आ जाता 0। तो बल को अपन सामान्यतः ऐसा कोई सूत्र से आप बता सकते हो, P डॉट dE बाई dr आर के, ठीक है। P डॉट dE बाई dr ये आर के, तो इसलिए क्योंकि ये सदिश है तो बल किधर लगेगा, दिशा पर। तो ये तो चार ऑप्शन में से टिक लगाने के लिए, बाकी का आप कैसे निकाले जाते हैं वो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इसका सीधा सीधा अवकलन करके आप क्या निकाल सकते हो, बल निकाल सकते हो। सवाल कैसे से बनते हैं वो देखिएगा। ये एक लॉन्ग वायर है, एक द्विध्रुव इसके ऐसे समांतर रखा हुआ है। बताइए द्विध्रुव पे बल और बल आघूर्ण के बारे में क्या कहोगे? बल के बारे में जीरो, नॉन जीरो। ये आवेश प्लस और ये इस धन वाले पे ऋण वाले पे, क्या दोनों समान समान दूरी पे हैं? तो विद्युत क्षेत्र 2 k लैम्डा बाई r, 2 k लैम्डा बाई, विद्युत क्षेत्र समान तो विद्युत बल भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो परिणामी बल 0। बल आघूर्ण के बारे में क्या कहोगे? तो बल आघूर्ण इसको ऐसे गुणन कराएगा, तो बल आघूर्ण नॉन जीरो। तो बताओ, आपको कहा जाए इस द्विध्रुव को ऐसे रख के छोड़ दिया जाता तो द्विध्रुव का आप कैसी गति करना प्रारंभ करेगा? स्थानांतरीय घूर्णन दोनों ही नहीं, केवल घूर्णन गति प्रारंभ करेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया एक। और सुनिएगा, द्विध्रुव को ऐसे रख रखा, बताओ जरा इस पे बल बल आघूर्ण के बारे में क्या कहो? ये ऋण आवेश और ये इस पे बल और इस पे प्रतिकर्ष, कौन सा बल ज्यादा होगा? तो इसका मतलब इस पे ओवरऑल बल ऐसा लगेगा और उसको कहेंगे अपन, ठीक है। बताओ जरा ये घूर्णन करेगा नहीं, तो बल आघूर्ण 0 होगा। तो ऐसे केस में कहेंगे इस पे बल तो नॉन जीरो और बल आघूर्ण 0 हो जाएगा, ये केवल विश्रांति गति। तो और बनाते हैं, ये धनावेश है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र एक सामान्यतः ऐसा दिखा देते हैं अपन। चलो द्विध्रुव मैं रखता हूं, आप बताना। द्विध्रुव को मैंने ऐसे रखा है, इस द्विध्रुव के बारे में क्या कहोगे, बल और बल आघूर्ण के बारे में? ऐसा होगा, माइनस वाले पे प्लस वाले पर कौन सा ज्यादा, क्यों? वो नजदीक है, इसका मतलब बल तो बल आघूर्ण 0 हो जाए। द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, इसके बारे में बताओ, बल और बल आघूर्ण के बारे में। बल 0 क्यों? क्या परिमाण समान होते ही बल 0 हो जाते हैं या कुछ और भी होता है? तो
समान परिमाण के बल है तो उनका योग 0 होना जरूरी है क्या? तो 0 कब होते हैं? विपरीत दिशाओं में होते हैं। तो क्या यहाँ पे दोनों बल विपरीत दिशाओं में है? और यही धोखा हो गया, यहाँ पे ऐसा नहीं है। माइनस वाले को ऐसे आकर्षित कर रहा, प्लस वाले को ये बल क्या, देखो जरा, ठीक विपरीत बोलेंगे इसको। अभी हो सकता है ऐसे लगे, लेकिन आप ऐसे सोचो कि एक पे ऐसे लग रहा है और एक पे क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो इन दोनों बलों के बीच में कौन है? 0 तो, सॉरी 180 तो नहीं है। इसका मतलब है बल 0 नहीं होगा और बलागुण भी नॉन जीरो। तो इस वाले पे बल और बलागुण दोनों ही। अब आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे दोनों नॉन जीरो, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे भी 1 0, यहाँ पे भी। आपने देखा कि दोनों में से 1 0 हो सकता है। यहाँ पे बल 0, दूसरे वाले में बलागुण 0, तीसरे वाले में बलागुण 0 और चौथे वाले में दोनों ही। मतलब बल और बलागुण कुछ भी 0 हो सकता है असमरूप विद्युत क्षेत्र में, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं है। तो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे आपको सवाल बनना बिल्कुल भी गलत नहीं है और बनने भी चाहिए। बहुत कुछ पूछ लिया इनमें, फॉर्मूले खत्म हुए। तो इस सवाल अब यहाँ पे क्या कहोगे कि बिंदुवत आवेश के आसपास द्विध्रुव कहीं पे भी कैसे भी रख दो, चाहे किसी भी हाथ में, उस पर बल 0 नहीं होगा। ये एक एमकेएस में क्वेश्चन है। अब ये कंफ्यूजन कैसे होता है, क्योंकि मैंने लाइन लिखवाई कि द्विध्रुव पे बल और बलागुण कुछ भी 0 हो सकता है, लेकिन दोनों साथ 0। ठीक है, यहाँ तक लाइन याद रहती है। फिर वो जो मॉड्यूल में जो एमकेएफ से क्वेश्चन आता है कि बिंदुवत आवेश के आसपास एक द्विध्रुव रखा हुआ है, बताओ उसके बल के बारे में क्या कहोगे। और उसमें सही आंसर होता है कि बल कभी भी 0 नहीं होता। तुम कहते हो सर आपने तो कहा था हो सकता है, लेकिन इसने बोल भी तो दिया बिंदुवत आवेश है, तो केवल फिर आप उसी के बारे में सोचेंगे, यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो बिंदुवत के आसपास तो कभी भी बल 0 नहीं होगा। उम्मीद है ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, अब आपस में द्विध्रुव से अन्योन्य क्रिया करवाएंगे। अब तक बहुत होलिए की द्विध्रुव बिंदुवत आवेश के वजह से कर रहा था कि कितना बल लगाता। बताइए जरा, बिंदुवत आवेश पे द्विध्रुव कितना बल लगाता है? Q गुणा, यदि x पे है तो वो 2 kp बाई, निरक्ष पे है तो kp बाई आर क्यू, और जनरल पॉइंट पे है तो ठीक है, ये बात हुई। अब अपन बात करेंगे किसकी, द्विध्रुव पे द्विध्रुव कितना बल लगाएगा। वैसे द्विध्रुव के बीच में जो लगने वाला बल है आर पे कैसे निर्भर करते हैं? आर की पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती। आपके सवाल हो जाएंगे मोस्टली, उसी से काम बन जाएगा। बाकी का थोड़ा सा अपन एक डेरिवेशन भी कर लें। दो द्विध्रुव है, एक P1 और दूसरा, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल बताना है। बल देखने का तरीका यही है, एक द्विध्रुव अपना विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा और उसमें दूसरा रख दिया, ये सोचना आपको। रखने के बाद में इन दोनों के निकाय की एक स्थितिज ऊर्जा होगी, और उस स्थितिज ऊर्जा का माइनस du/dr अवकलन करेंगे तो बल आ जाएगा। तो बता दो बल का परिमाण, और वो दोनों आकर्षण है या प्रतिकर्षण। ये भी करें, थोड़ा सा आप फैन चलाएं, आराम ले लीजिए, वरना एक तरफा चल रहा होता है, नींद आने लग जाती है। देखो नींद आएंगी थोड़ा सा, यदि आप तुम एक्टिव नहीं हुए तो क्लास में थोड़ा कोशिश करें, जबरदस्ती आप इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। सवाल आए ना आए, लेकिन पेन चलाएं, जो सामने लिखा उस फॉर्मूले को पेपर पे लिखते रहें, तब जाके कोई बात नहीं। और मोरी पे और पत्रिका चला रहे हैं।
क्या ये बल थोड़ी ना है, ऊर्जा थोड़ी है। अब आप और आ गया तो आज एक दिनों से दिखाई दिया है। कस कस के क्यों बैठो, तुम जगह तो पड़ी है, जैसे एक ये खाली पड़ी है, एक पीछे वाली जगह खाली पड़ी है। मतलब कईयों का से देख रहे थे मुझसे रखे, एक वो खाली पड़ी है। अब बैठना नहीं है, ये 5 जन जबरदस्ती बैठे हैं। पिछले वाली लाइन में 4 है तो वहां पे कौन सा एक लाइन से कुछ आगे जा रहे हैं, तो यहाँ बैठ जाता। वहां पे बैठा था, यहाँ कौन बैठा था पहले? अच्छा, फिर वो उधर से दुनिया बढ़ाई होगी कि वो आ रहा वो आदमी ऐसे बदनामी का छाप लगा देगा, ऐसे क्या? आधा एक आ गया। देखो कोई किसी पे भी लगा दीजिए, चाहे इसके बारे में सोचता हूं कि ये क्या करेगा, फील्ड जनरेट करेगा और विद्युत क्षेत्र कुछ ऐसा जाएगा, और वो कितना होगा 2। कारण सीधा सा है कि ये बिंदु उसके लिए x का काम करेगा। बस अब इसके बारे में सोचो तो ऊर्जा माइनस p e cos दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो जी माइनस P2 E1 की जगह, अच्छा ये E1 की वजह से था क्या भाई आर, तो आपके पास ऊर्जा आ जाएगी -2 k P1 P2 बाई R3, और बल क्या आएगा -du/dr। अवकलन करेंगे इसका, माइनस माइनस देखो पहले तो प्लस हो गया, तो 2 k P1 P2 बाहर आया, 1/R3 का अवकलन, ऊपर समझेंगे R की पावर गुणा में आई, एक पावर, तो ये क्या हो जाएगा -6 k P1 P2 R की पावर 4। ये माइनस रिप्रेजेंट करता है कि आकर्षी बल, आकर्षण। लेकिन मैं देख रहा था अभी बहुत सारे लोगों ने 6k P1 P2 बाई R की पावर 4 निकाल दे, लेकिन माइनस प्लस पे ध्यान नहीं रखते। अब वो यही होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा आ गया तो सर माइनस प्लस पे ध्यान रखते हैं, तो इधर अवकलन नहीं हो पाता हमसे, तो एक ही जगह हो पाता है, तो दिक्कत है ये थोड़ी सी।
प्रैक्टिस होती है तो पहले राउंड में यदि आप ये निकालना सीख जाते हो कि बल इतना होगा तो दूसरे में यही कोशिश करते हैं कि आपके पास साइन का भी ख्याल रखेंगे। बट फिर भी एग्जाम में यदि आ जाए आकर्षण प्रतिकर्षण तो दूसरे तरीके भी हैं जिनसे आपको चेक करना चाहिए या कर सकते हो। ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब आप 4 बार देखने की बजाय ऐसे सोचो कि इसका विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, इस पे आकर्षण लगेगा और इस पे ज्यादा परबल आकर्षण होगा तो ओवरऑल आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल में 2 ही चीज तो पूछ सकते हैं कि बल कैसा होगा, आकर्षण प्रकृति का होगा प्रतिकर्षण का, और दूसरी चीज पूछ सकता है कि बल का परिमाण कितना होगा। तो 6K P1 P2 बाई RQ। हालांकि MKFs में जरूर ये सवाल देर का, बाकी मॉड्यूल में तो कोई चर्चा नहीं है। मॉड्यूल में शायद R की पावर 4 के ऊपर जरूर सवाल दिया होगा कि बीच का दूरी डबल कर दी जाए तो बल 1/16 हो जाएगा पहले का। चलो तो इतना आया तो एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। ये आपका P1 है और दूसरे वाला ये आपका P2 है और बीच की दूरी अच्छा ये तो काफी हो जाएगा, ये कर दीजिए। एक P1 है एक P2 है, दोनों के बीच की दूरी R है, तो एक दूसरे पे बल तो अभी भी लगा रहे हैं। चलो ऑब्जर्वेशन से बताइए आकर्षण या प्रतिकर्षण? इन सवालों के तो जवाब प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण कैसे पता चलेगा? ऊपर प्लस प्लस और नीचे तो प्लस प्लस और माइनस माइनस प्रतिकर्षित, ओवरऑल प्रतिकर्षण। तो यहाँ तक तो कहानी ठीक है। अब ये और बता दो कि वो कितना होगा। आ गया क्या आया? P1 P2 बाई R। तो करने का अपन कहेंगे कि 1 वाला है ये इधर विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा निरक्ष पे, तो उसके विपरीत दिशा में होगी और वो विद्युत क्षेत्र KP बाई RQ। अब अपने को ऊर्जा लिखनी है, ऊर्जा लिखनी है तो क्या लिखेंगे? माइनस P2 E1 और दोनों के बीच में कोण 180, कोण 180 प्लस हो जाएगा। तो ये जैसे रखेंगे तो ये हो जाएगा KP1 P2 बाई RQ। लेकिन आपको क्या चाहिए? बल चाहिए। बल माइनस DU बाई DR। तो इसकी वजह से माइनस आ जाएगा KP1 P2 और 1/R की पावर 3 का अवकलन, तो R की पावर -3 गुणा में आई एक घात, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3K P1 P2 बाई R की पावर 4 प्लस आ रहा है तो वैसे भी बता रहा है कि प्रतिकर्षण। ठीक है। आप यहाँ पे माइनस प्लस में न ध्यान रहे तो आप पहले ही चेक कर लिया करें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी का तो क्या ही। किसी कोण थीटा पे हो तो अब बनाने को जितना मर्जी बना दीजिए। थीटा पे हो तो पहले PK में क्या करूंगा, मतलब इस पे आवेश पे बल की बात कर रहा हूं पहले, तो PK घटक करके कर सकता हूं। ये किस पे होगा? X पे होगा, तो आप कह सकते हो बल कितना लगेगा? Q गुणा E लगेगा। या फिर आप कह सकते हो पूरा फॉर्मूला मुझे याद ही है, तो Q गुणा E, Q तो ठीक है, E R थीटा पे KP बाई RQ 3 cos स्क्वायर थीटा।
ये अपन देख ही चुके हैं, चाहो तो आउकलन भी करके निकाल लेना, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पता वही बहुत है। द्विध्रुव के बीच में बल लगता है वो r⁴ के व्युत्क्रमानुपाती, निट के लिए ये सफिशिएंट है आपका। तो यहाँ पे अपने को ऐसे देखने को मिलता है, ये पॉइंट क्या कह रहा हूँ कि ये आपके पास P1 है और ये क्या है P2 है। अब देखो P1 की वजह से विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर अलग से, ये आपके पास ये है और ये इस बिंदु पे देखना, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र निरक्ष है तो नीचे की तरफ होगी, और इस बिंदु पर इसकी वजह से ये विद्युत क्षेत्र हमेशा द्विध्रुव को क्षेत्र की तरफ घुमाने की, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पे कोणीय संवेग ऐड हो गया सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जो बल आघूर्ण आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, आपसी बलों की वजह, मतलब 1 2 पे लगा रहा है 2, तो भाई ये बल आघूर्ण 0, लेकिन कोणीय संवेग तो दोनों जुड़ के कुछ ना कुछ आ रहे हैं, ना कि 0, तो कोणीय संवेग संरक्षित नहीं है। तो सवाल तो बनता है कि यहाँ पे ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि न्यूटन ने तो कहा कि यदि बल 0 है तो रेखीय संवेग सुरक्षित, और बलाघूर्ण 0 है तो कोणीय संवेग सुरक्षित। क्रिया प्रतिक्रिया तो नहीं हुई यहाँ पे कि भाई 1 ने यदि क्लॉकवाइज घुमाया तो 2 वाला 1 को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। तो कह रहा है क्या यहाँ पे तृतीय नियम की अवहेलना हुई, तो यहाँ होती तो दिख रही है। फिर आता है कि ऐसा क्या अपन सही कर रहे हैं, यदि अवहेलना हो रही है तो न्यूटन का तृतीय नियम लागू नहीं होता, तो सभी जगह लागू होता, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे दिक्कत इस वजह से आ रही है कि अपन ने ये काफी कुछ अप्रोक्सीमेशन मान के चल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो बहुत ही, मतलब वो बहुत छोटे द्विध्रुव की वजह से होता है, ना कि बड़े की वजह से। भाई यहाँ पे माइनस है, ये क्या है प्लस है। अब ये इसको इधर बल लगा रहा होगा, ये वाला इसको इधर बल लगा रहा होगा। फिर यदि बात करूंगा ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस है, माइनस वाला इसको इधर प्रतिकर्षित कर रहा होगा, इस वाले को आकर्षित कर रहा होगा। तो इसका मैंने क्या करा दिया, ठीक है, कुछ ऐसा ही हुआ, ये माइनस माइनस और ये प्लस प्लस, ठीक। तो इस हिसाब से यदि आपस में सब कुछ चारों को यदि मिला के देखोगे तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बहुत मुश्किल वाला काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव की साइज बहुत ही छोटी है। तो अपन यही कह रहा है कि एक लिमिटेशन थी, ऐसा नहीं है कि आप चल रहे हो शॉर्ट द्विध्रुव लेके और उम्र भर तक उसका हर कोई डिराइव कर दोगे कोई फॉर्मूला, तो दिक्कत आएगी। जैसे यहाँ पे ही देख लीजिए, यहाँ पे न्यूटन की अवहेलना होती दिखाई दी, तो ये इस वजह से हो रही है कि द्विध्रुव अपन बहुत ही छोटा था। यदि बड़ा द्विध्रुव मान के करेंगे, बड़ा आवेश एकदम प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला डिराइव करोगे, तो आपको पता चलेगा कि अभी भी न्यूटन का नियम लागू हो रहा है। ठीक है, इस टाइप के तो कुछ भी नहीं की थीटा कोण पे है। चलो बता दीजिए जरा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला डिराइव करके देना। एक द्विध्रुव है और दूसरा द्विध्रुव ये P1 और ये दोनों के बीच में कौन, निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाल के दो जरा मेरे को, दूरी R है। दो द्विध्रुव P1 और P2 इस हिसाब से रखे हुए, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा बताओ कितनी होगी। P1 के क्या कर दूं मैं, तो P1 का इधर का टके P1 cos थीटा, और P1 का sin थीटा। P cos थीटा के लिए बिंदु कहाँ पे है, मतलब द्विध्रुव कहाँ पे है x पे, और P sin थीटा के लिए तो P cos के तो विद्युत क्षेत्र ऐसा ही आएगा, और साइन वाले का बताओ। स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो ये साइन वाला तो कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं बनाएगा। क्यों? फॉर्मूला होता है PE माइनस PE cos थीटा, cos 90
इसका मतलब यदि ऊर्जा संचित होगी तो इसकी वजह से होगी, तो ये तो काम खत्म। P2 EC और cos 0, तो माइनस P2 E cos की वजह से 2kP1 cos थीटा बाई आ गया, तो माइनस 2kP1 P2 तो कहने का मतलब द्विध्रुव के बारे में आपको थोड़ा सा कंट्रोल आ जाना चाहिए कि उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होता है, उसकी वजह से विभव कितना होता है, बाह्य क्षेत्र में उसमें बल कैसे लगता है, बल आघूर्ण कैसे लगता है, दो ध्रुव एक दूसरे से कैसे अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, और उनमें सबसे मोटी मोटी चीज बल समरूप में हमेशा 0 होगा, बल आघूर्ण PE साइन थीटा होगा। स्थिर ऊर्जा की बात करें तो माइनस PE cos थीटा होगा। एक्स बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 2kP/r³ निरक्ष पे kP/r³ विभव x पर kP/r² निरक्ष पे 0 r थीटा पे kP cos थीटा/r²। ठीक है, इसी के साथ द्विध्रुव एक दूसरे पे जो बल लगाते हैं वो r⁴ की, इसी से आपके ज्यादातर सवाल अटके रहेंगे जो कि आपको ऑलमोस्ट याद है, बाकी जितना मर्जी वो खींच सकते हैं। बड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ, कल मैं भी ऐसे ही पेज काउंट